थोड़ी देर के लिए सोचो कि आप अपने सालों पुरानी जमीन को बेचने जा रहे हो, खरीदने वाला भी तैयार है, लेकिन तभी कोई थर्ड पार्टी आपसे आके ये कह दे कि भाई साहब इस जमीन के तो आप मालिक ही नहीं है, क्योंकि ये तो कई साल पहले हमें दान में मिल चुकी है। तो जमीन के कागज की बनाओ बत्ती और यहाँ से चलते बनो, क्योंकि अब इस जमीन पर हमारा कब्जा है। कुछ ऐसा ही हुआ सितंबर 2022 में, जब तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के गांव में कुछ लोग अपनी जमीन को बेचने की कोशिश कर रहे थे। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने इस गांव के साथ आसपास 18 गांवों की 369 एकड़ जमीन पर कब्जा जमा लिया। इसमें 1500 साल पुराने एक टेंपल की जमीन भी शामिल है। The state Waqf Board claimed ownership of over 18 Hindu-dominated villages in Trichy district. The controversy came to light when a villager tried to sell his land and was told it belongs to the Waqf Board and he would need their permission to sell his land. और ये सिर्फ अकेले इंसिडेंट की बात नहीं हो रही है, ऐसे हजारों केस पिछले कुछ सालों में सामने आए हैं जहां पर वक्फ बोर्ड वाले जाके अपना बोर्ड लगा देते हैं और जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। The Sunni Waqf Board of Bihar has claimed this entire village. इन्होंने देश के बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस और फेमस मॉन्यूमेंट्स को भी नहीं छोड़ा। It's not just the Parliament House, the Taj Mahal and the Gyanvapi complex. The Waqf has now laid claim to 1500 acres of farmland in Karnataka. लेकिन जब वक्फ बिल पर अमेंडमेंट की बात चलती है तो ऑपोजिशन पार्टीज अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ये कह के वॉकआउट कर जाती हैं कि हाँ तो भैया भेदभाव किया जा रहा है। The opposition walked out of the JPC meeting and the opposition apparently staged the walkout over alleged bias. मैं शॉक्ड रह गया ये पढ़ के कि आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास 8.5 लाख से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, जो कि 9.4 लाख एकड़ एरिया में फैली हुई। देश के अंदर भारतीय फोर्सेस और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ बोर्ड की टोटल प्रॉपर्टी की कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए है। इतना तो कुछ स्टेट का बजट भी नहीं होगा। लेकिन ये वक्फ बोर्ड है क्या, ये इतना पावरफुल कैसे बन गया और इस बिल में अमेंडमेंट पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, ये सब थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। आइए देखिए। वक्फ एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अल्लाह के नाम में दान दी गई प्रॉपर्टी। बेसिकली इस्लाम में दान देने को सिंपली वक्फ कहा जाता है। इनका कॉन्सेप्ट है कि अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा गरीबों के लिए दान दे देना चाहिए। अब इस वक्फ का कॉन्सेप्ट जरूर पुराना है, लेकिन भारत में वक्फ बोर्ड आजादी के पहले तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब भारत को मजहब के नाम पर 2 भागों में तोड़ा गया और भारत में रहने वाले लाखों मुस्लिम वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान चले गए, तो उनकी जमीन, मकान, खेत ये सब भारत में ही छूट गया। ऐसे में साल 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट के बाद उन प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के लिए वक्फ बोर्ड बनाने की बात निकली, जो 5 साल बाद 1954 में वक्फ एक्ट के थ्रू बना भी दिया गया। अब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में भी जो हिंदूज और सिख की प्रॉपर्टीज छूटी थी, तो वहां पर भी मैनेजमेंट के लिए कुछ बनाया जाना चाहिए था, लेकिन वहां पर ऐसा ना कोई एक्ट पास हुआ और ना ही कोई बोर्ड बनाया गया, बल्कि ये सारी प्रॉपर्टीज वहां के लोकल लोगों ने और सरकारों ने कब्जा कर ली। खैर 1954 में आया वक्फ एक्ट और इसके 10 साल बाद 1964 में बना सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जिसने सारी छूटी हुई प्रॉपर्टीज को एक एक करके अपने अंडर लेना शुरू कर दिया। आज इस काउंसिल में स्टेट का एक एमएलए, एक एमपी, एक आईएएस ऑफिसर, एक टाउन प्लानर, एक एडवोकेट, एक इस्लामिक स्कॉलर और एक तवल्ली होता है जो कि जमीन की देखरेख करता है। ये सब लोग वो होते हैं जो इस बोर्ड से जुड़े सारे कामों को मैनेज करते हैं। और हमारे इस प्यारे से सेकुलर देश में इस काउंसिल में कोई भी नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वक्फ बोर्ड के रूल के हिसाब से ये सारे लोग मुस्लिम होने चाहिए। ये काउंसिल खुद से डिसाइड करती है कि किसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, किसने कितना दान दिया, कैसे इन प्रॉपर्टीज को यूज करना है, और इस पूरे काम में सरकार कोई दखल नहीं दे सकती है। हाँ, वो बात अलग है कि देश के मंदिरों का कंट्रोल आज भी सरकारों के हाथ में है। इस काउंसिल के कुछ रूल भी, सिर्फ एक मुस्लिम ही यहाँ पर प्रॉपर्टी दान कर सकता है। ये प्रॉपर्टी एक बार दान देने के बाद कभी वापस नहीं हो सकती, और वक्फ की जमीन पर सिर्फ मस्जिद, मदरसा, हॉस्पिटल यही बन सकता है। ये जमीन आगे बेची नहीं जा सकती है, बस किराए पे दी जा सकती है, और इसका किराया भी वक्फ बोर्ड ही वसूल कर सकता है। ये वक्फ काउंसिल ऑलरेडी काफी इंडिपेंडेंट थी, लेकिन इनको और पावर चाहिए थी, इसलिए 1995 में पीवी नरसिम्हा राव जी की लीडरशिप में हुआ वक्फ एक्ट में एक अमेंडमेंट, और इसके बाद से ये एक्ट और ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। इस अमेंडमेंट में वक्फ काउंसिल के साथ अलग अलग स्टेट के वक्फ बोर्ड, उनके सीईओ और मुतव्वली जो कि प्रॉपर्टीज की देखरेख करते हैं, उनको और ज्यादा पावर्स दे दी गई। इस अमेंडमेंट में वक्फ के ट्रिब्यूनल कोर्ट को लेकर यह बात क्लियर कर दी गई कि प्रॉपर्टीज पर डिस्प्यूट वाली सिचुएशन में ये जो भी डिसीजन ट्रिब्यूनल कोर्ट लेगा वही आखिरी डिसीजन होगा, और उसे दोनों पार्टीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और तो और ट्रिब्यूनल कोर्ट के लास्ट डिसीजन को भारत की किसी भी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी वक्फ का डिसीजन देश के सारे कोर्ट से
ऊपर मान लिया जाएगा। 1995 में हुए इस अमेंडमेंट के बाद वक्फ बोर्ड के पास जितनी एक्स्ट्रा पावर आई उसके मिसयूज के भी आरोप इनके ऊपर लगने लगे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इन्होंने हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। और मैं आगे आपको डेटा दिखाऊंगा कि कैसे लगातार साल दर साल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ इन एलिगेशन पर वक्फ बोर्ड वाले क्या कह रहे थे कि अरे हमारी जमीन पे तो खुद ही कब्जा किया जा रहा है। और ऐसे में साल 2013 में यूपीए 2.0 ने वक्फ एक्ट में एक और अमेंडमेंट कर डाला। इस अमेंडमेंट का एम तो ये था कि वक्फ से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, प्रॉपर्टीज को लेकर जितने भी डिस्प्यूट हैं उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, वक्फ के हर एक सर्वे का डॉक्यूमेंटेशन हो, स्टेट वक्फ बोर्ड को और ज्यादा ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि प्रॉपर्टी की देख रेख और रेंट या लीज से जो इनकम आती है उससे जुड़ी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को और मजबूत किया जाए। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, क्योंकि ये जितने भी अमेंडमेंट किए गए इनको ठीक से इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया। उल्टा इसके बाद जो ट्रिब्यूनल कोर्ट थे वक्फ वाले वो और ज्यादा पावरफुल होते चले गए, जिससे स्टेट वक्फ बोर्ड को सुप्रीम ऑटोनॉमी मिल गई। 1995 और 2013 में हुए इन दोनों अमेंडमेंट के बाद वक्फ बोर्ड पावरफुल भी हो गया और पॉलिटिशियंस ने इसे यूज करना भी शुरू कर दिया। एक तरफ इन अमेंडमेंट्स को लेकर कांग्रेस पर बार बार ये एलिगेशन लगते हैं कि ये वक्फ के नाम पर अपनी वोट बैंक और अपीसमेंट की राजनीति को चमकाने में लगी है और वक्फ के फंड को मिसयूज कर रही है। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं। यूपीए 2.0 ने 2014 में चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर सिचुएटेड गवर्नमेंट के अंडर आने वाली 123 प्रॉपर्टीज को वक्फ को दे दिया था। दूसरी खबर आती है जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए की डोनेशन दी थी। वक्फ को लेकर चल रही इस पॉलिटिक्स के बीच सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने 1995 वक्फ एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलकर दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाल दी, जिसमें उन्होंने कुछ बड़े बड़े पॉइंट कोर्ट के सामने रखे थे। उन्होंने अपनी पिटीशन में लिखा था कि वक्फ बोर्ड के अंडर आने वाली प्रॉपर्टी की सेफ्टी और मैनेजमेंट के लिए जिस तरह के लीगल स्ट्रक्चर मतलब वक्फ काउंसिल, ट्रिब्यूनल कोर्ट ये सब दिया गया है, ऐसा कुछ भारत में मौजूद बाकी किसी भी रिलीजन के लोगों को नहीं दिया गया, जो कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई सेक्युलरिज्म, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात को बिल्कुल उल्टा करते हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अगर वक्फ एक्ट को आर्टिकल 25-26 यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन को देख के बनाया गया है, तो फिर ये आर्टिकल 14 और 15 के अनुसार वक्फ एक्ट भारत के हर एक धर्म के लिए होना चाहिए, ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए। और अगर इसके ऊपर से भी कोई ये कहता है कि ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और 30 को यूज करते हुए माइनॉरिटीज को बेनिफिट सिक्योर करने के लिए बनाया गया है, तो ये पॉइंट भी आता है कि भारत में मुस्लिम सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली माइनॉरिटी कम्युनिटी है और ऐसे में इस एक्ट में सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन इन सबको भी इंक्लूड करना चाहिए और उनके लिए भी ऐसे अलग अलग एक्ट बनाने चाहिए। स्टेट वक्फ बोर्ड पर एडवोकेट उपाध्याय का ये कहना है कि इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एमएलए, एमपी, आईएएस ऑफिसर, टाउन प्लानर, एडवोकेट, इस्लामिक स्कॉलर और तवल्ली होते हैं, जो कि इस बोर्ड से जुड़े हुए सारे कामों को मैनेज करते हैं। वक्फ बोर्ड के हिसाब से ये सारे लोग मुस्लिम होने चाहिए। एडवोकेट उपाध्याय ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को मस्जिद से एक भी रुपए की इनकम नहीं होती है, लेकिन फिर भी इन सभी को भारत की सरकार सैलरी देती है, लेकिन बाकी किसी भी धर्म से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि भारत की सरकार अलग अलग मंदिरों से 1 से लेकर 4 करोड़ रुपए तक अर्न करती है। अगर आप वक्फ एक्ट 1955 की धारा 4 से लेकर 9 और 14 नंबर को पढ़ें तो वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से सेफ हो जाती है। इन्हें स्पेशल स्टेटस देकर किसी भी ट्रस्ट के ऊपर रखा जा सकता है, लेकिन बाकी किसी भी कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को वक्फ में शामिल होने से बचा सके। अपनी पिटीशन में इतनी सारी चीजों को इंक्लूड करने के बाद भी एडवोकेट उपाध्याय की इस पिटीशन को कोर्ट ने ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया कि भाई पिटीशन करने वाले इंसान की कोई प्राइवेट लॉस तो हुआ नहीं है, ना उनकी प्रॉपर्टी को किसी वक्फ ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी किसी भी पीआईएल पर बहुत केयरफुल होकर वो बात करेंगे जो लेजिस्लेटर ने बनाया हो, यानी कि जो कानून को चैलेंज करता हो। वक्फ को भी उसी में से एक कहा गया है, लेकिन अगर पीआईएल में एजुकेशन और एनवायरनमेंट को लेकर कुछ बात हो तो कोर्ट जरूर इस पे कोई एक्शन ले सकता है। अब ये पीआईएल तो रिजेक्ट हो गई, लेकिन वक्फ बोर्ड से जो जुड़े हुए डिस्प्यूट थे वो यहाँ खत्म नहीं हुए। कुछ एलिगेशन में यह भी कहा गया कि वक्फ लीज और रेंट से आने वाली अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा अवैध मजार और मस्जिद बनाने में यूज कर रहा है। और पिछले कुछ सालों में देश भर में ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए जिसमें मस्जिद और मजार के कंस्ट्रक्शन को लेकर डिस्प्यूट हुए और इनकी सालाना इनकम कोई छोटी मोटी नहीं है। ये कुछ सालों पहले तक साल भर में 200 करोड़ रुपए कमाते थे, लेकिन रिसेंटली जब इनके ऊपर सबकी नजर पड़ी तो इस साल अचानक से इनकी इनकम घटकर मात्र 1.26 करोड़ रह गई। और इन लोगों से पूछा गया तो ये बता भी नहीं रहे कि इनकी इनकम में एक साल के अंदर इतनी कमी कैसे आ गई। इसीलिए लोग इन पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी और करप्शन के आरोप भी लगाना शुरू कर चुके। दूसरे एलिगेशन में बात
बात भी बार बार सामने आती रहती है कि वक्फ बोर्ड छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र में लोकेटेड ट्राइबल एरिया में जा जाकर पहले तो उनकी जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी बना देता है और फिर जमीन वापस देने के बदले इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए इन्हें फोर्स किया जाता है। एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन की कमी के चलते ट्राइबल कम्युनिटी के लोग कई बार इनकी बातों में आ जाते हैं और ट्राइबल गर्ल से शादी करके झारखंड में कई हजार एकड़ की जमीन छीनी जा चुकी है। ये जो एलिगेशन है ये तब और ज्यादा सीरियस हो गए जब वक्फ की प्रॉपर्टी के नंबर सामने आने लगे। एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2015 में वक्फ के पास कुल 3.4 लाख प्रॉपर्टीज थी, जो जुलाई 2024 में 8.7 लाख हो चुकी है। मतलब 9 साल में वक्फ की प्रॉपर्टी डबल से भी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसमें प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा एनक्रोचमेंट में आता है, यानी कि अवैध ढंग से हथियाया हुआ है। अब अगर वक्फ के ट्रिब्यूनल कोर्ट के जुड़े हुए नंबर पर नजर डालें तो वहां और शॉकिंग पिक्चर निकलती है। आज की डेट में पूरे देश में 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं और लगभग 14 के पास अपनी ट्रिब्यूनल कोर्ट मौजूद है। रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन ट्रिब्यूनल कोर्ट में 40,000 से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है, जिसमें से लगभग 10,000 केसेस मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने ही वक्फ मैनेजमेंट के खिलाफ किए हुए हैं। इन नंबर से आप समझ सकते हो कि इन ट्रिब्यूनल कोर्ट को सुप्रीम ऑटोनॉमी देने से लोगों का कितना नुकसान हो रहा है। और अभी तक मैंने वक्फ से जुड़े हुए जितने भी डिस्प्यूट की बात करी उनके सोल्यूशन के लिए ही 2024 के वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट की बात हो रही थी। इन्हीं चीजों को टारगेट किया जा रहा था। इनकी लिमिटलेस पावर जो थी उसको कम करने की बात हो रही थी और ट्रिब्यूनल कोर्ट सिविलियन कोर्ट से अलग क्यों है इस पर भी सवाल उठाया जा रहा था। इसको मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि जितने भी एलिगेशन वक्फ बोर्ड पर लगते हैं इस पर वक्फ काउंसिल क्या जवाब देती है। किसी भी प्रॉपर्टी पर फोर्सफुली और इलीगली कब्जा करने के एलिगेशन पर वक्फ ये कहता है कि वो बस उसी प्रॉपर्टी पे अपना हक बताते हैं जिसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट उनके पास होते हैं। ये कहते हैं कि लीज और रेंट पर दी गई प्रॉपर्टीज पर भी वक्फ ने ये बताया है कि उन्होंने अपनी टोटल प्रॉपर्टीज के एक बड़े हिस्से को नॉन मुस्लिम लोगों को रोजी रोटी और एम्प्लॉयमेंट के लिए दे रखा है और जो भी इनकम इन्हें लीज या रेंट से आती है उससे देश भर में इस्लामिक एजुकेशन के लिए चल रहे मदरसे के टीचर्स और देश भर में मस्जिद में काम करने वाले लोगों की सैलरी दी जाती है। अब ये जो क्लेम है इनका कोई नंबर या डेटा प्रॉपर सोर्स के साथ नहीं मिलता है। वक्फ की तेजी से बढ़ती हुई प्रॉपर्टीज पर उनका कहना यह है कि इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो दान बराबर देते जा रहे हैं और इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी बढ़ती जा रही है। अब इसकी पूरी इंफॉर्मेशन ये अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म वामसी यानी वक्फ असेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के जरिए पब्लिक करते हैं। इसके अलावा वक्फ ये भी कहता है कि उनकी प्रॉपर्टीज पर बने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जो है इसमें हर रिलीजन के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अपने बाकी सोशल वेलफेयर के बारे में वक्फ ये कहता है कि वो अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की मदद के लिए खर्चा कर देते हैं। लेकिन वक्फ वाले जब ये कहते हैं कि वो देश में मुस्लिमों का भला कर रहे हैं तो ऐसे में एक रिपोर्ट निकल के आती जिसमें सवाल उठाया गया कि आखिर वक्फ वाले इतना सारा पैसा खर्च करके किन लोगों का भला कर रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पे देखा जाए तो भारत में मुस्लिम कम्युनिटी काफी बैकवर्ड नजर आती है। कई सारे लोगों के पास यहाँ पर आज बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है और उसके लिए जूझ रहे हैं। तो वक्फ इतने सालों से इतनी मुस्लिम्स की सिचुएशन को इंप्रूव क्यों नहीं कर पाए? क्या सच में वो वक्फ की प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम से गरीब लोगों का भला कर रहे हैं या नहीं? और रही बात प्रॉपर्टी के कागज होने की, यूपी में वक्फ बोर्ड के पास 1,21,000 प्रॉपर्टीज पर क्लेम है, लेकिन इसमें से 1,12,000 प्रॉपर्टीज के कागज उनके पास नहीं है और शायद इसीलिए वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट को लेकर सारे के सारे ऑपोजिशन पार्टीज इसके खिलाफ बैठे। आज की इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए आपको एक बार फिर से सितंबर 2022 के उस इंसिडेंट पे जाना होगा जिसकी बात मैंने शुरुआत में करी थी। तमिलनाडु से सामने आने वाले इस इंसिडेंट के बाद देश भर में वक्फ की मनमानी को लेकर सवाल खड़े होने लगे और उसको रोकने के लिए कई बड़े बड़े डिसीजंस की डिमांड भी आने लगी। और जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो इसके 7 महीने बाद अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट दिया जिसमें इसे एडवर्स पोजीशन कहा गया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर कोई भी आदमी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर 12 साल से बिना किसी विरोध के रह रहा है और वो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं भी है, फिर भी एडवर्स पोजीशन की सिचुएशन का यूज करके वो आदमी उस प्रॉपर्टी का ओनर बन सकता है और उससे उस प्रॉपर्टी के असली ओनर उसे वहां से नहीं हटा सकते, चाहे वहां पर उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल ना हो। लेकिन उस आदमी को यह साबित करना होगा कि वो उस जगह पर यानी उस प्रॉपर्टी में 12 साल से रह रहा है और बिना किसी विरोध के रह रहा है। अगर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है तो इस सिचुएशन में टाइमलाइन 12 से बढ़ के 30 साल की हो जाती है। अब जनरली वक्फ जिन प्रॉपर्टी पे जाके क्लेम करता है वो प्राइवेट होती है, तो ऐसे में इस डिसीजन के बाद वक्फ किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर पाएगा जिसमें लोग 12 साल से बिना विरोध के रह रहे हो। मतलब तमिलनाडु में जो उन्होंने करने की कोशिश करी कि 1500 साल पुराने मंदिर की जमीन को अपना बता दिया था, इस तरह के क्लेम पर यह कब्जा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर दिया था कि किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ में शामिल करने से पहले उसका सर्वे कराना कंपलसरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों डिसीजंस का एक ही पर्पस
था कि वक्फ की तरफ से होने वाले जबरन कब्जे के इंसिडेंट पर रोक लगाई जा सके। लेकिन ये तो अभी मैंने केवल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात बताई है। जब आप मोदी सरकार के वक्फ एक्ट अमेंडमेंट 2024 के पॉइंट सुनोगे तो आप समझ जाओगे कि आखिर क्यों बहुत सारे बड़े बड़े ऑपोजिशन लीडर्स इस एक्ट में अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले एक्ट में कहा गया है कि सरकार की जितनी भी जमीन वक्फ के पास है उसे वापस लिया जाएगा। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ से वापस ले ली थी, जिसमें से एक जामा मस्जिद भी थी। इसके अलावा देश में कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं, इसके डिसीजन लेने की पावर वक्फ से वापस लेने की भी बात इस एक्ट में लिखी हुई। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो भी सर्वे होंगे उसे वक्फ के लोग नहीं बल्कि उस एरिया का कलेक्टर करवाएगा और इस सर्वे में स्टेट के रेवेन्यू लॉस को भी फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जितने सारे लोग होते हैं जिनका मुस्लिम होना कंपलसरी होता है, उनमें कम से कम 2 लोग नॉन मुस्लिम ऐड किए जाएंगे, जो एमपीज, फॉर्मर जजेस या फिर दूसरा भी कोई क्वालिफाइड पर्सन हो सकता है। इस एक्ट में ट्रिब्यूनल कोर्ट को लेकर भी बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल कोर्ट का डिसीजन लास्ट डिसीजन नहीं होगा और अगर किसी को ट्रिब्यूनल कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करना है तो वो 90 दिन के अंदर उस डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। इस एक्ट के बाद वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई सारी प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन, अकाउंट्स और प्रोसीडिंग्स की पूरी इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी और इस काम को सीएजी या कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर के अंडर करवाया जाएगा। इस एक्ट में शिया और सुन्नी के साथ साथ बोहरा और आगा खानी मुस्लिम्स के लिए भी अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने की बात भी की गई। अब जब इस एक्ट में लिखी गई ये सारी बातें सामने आई तो देश भर के कई सारे मुस्लिम लीडर्स के साथ साथ ऑपोजिशन के सारे लोग इसका विरोध करने लगे। ऑपोजिशन हमेशा से ही इस तरह की बात को रिपीट करता है कि ये एक्ट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट है जिसके जरिए मोदी सरकार मुस्लिम्स को टारगेट कर रही है। लेकिन उनको ये सच्चाई नहीं दिख रही कि कांग्रेस की लीडरशिप में बार बार हुए वक्फ एक्ट के अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ थे, जिनके चलते हजारों लोग वक्फ की मनमानी के विक्टिम बने और इन विक्टिम्स में खुद कई हजार मुस्लिम्स भी शामिल हैं। अब कांग्रेस की इस गलती को ठीक करने की बात चल रही है तो ये कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन पर ही हमला है। अरे भाई साहब, वक्फ एक्ट अपने करंट शेप एंड फॉर्म में वक्फ बोर्ड को ऐसी ताकत देता है जो देश के कानून से इसको ऊपर खड़ा कर देती है और जब इनकी मनमानी से हजारों लोग परेशान होते हैं तो वो जस्टिस के लिए भी इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। ये पूरी बात कहां से कॉन्स्टिट्यूशनल है?